केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका। मैटर एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, तो मैटर वर्ड से हम क्या समझते हैं केशव? What do we Sir, understand? anything that has mass and volume. And occupies space। तो कोई भी चीज जो कि मास के साथ आ रही है, वॉल्यूम होगी उसकी कुछ ना कुछ, वो स्पेस में अपनी जगह बना रही है, तो मैं उसको मैटर बोल देता हूँ। ये डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली इसको पढ़ना चाहता हूँ तो और क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? सोचो, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ मैटर? स्पेस में हम बोलते हैं स्पेस में मैटर नहीं है, स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हवा नहीं बैठी, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी आया करो भाई। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसको वैक्यूम बोल देते हैं हम। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वैक्यूम में मैटर नहीं होता, यानी कि वैक्यूम में कोई भी चीज नहीं। और चीजें किससे बनती हैं? मैटर से नहीं बनती। चीजें Sir, किससे एक बनती हैं भाई? क्वेश्चन। पार्टिकल्स से बनती हैं। तो मैं यहाँ पे नई Sir, थोड़ी सी डेफिनेशन अपनी मोल्ड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैटर इज एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अरे यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, तेरी आवाज कटी है बीच में। yes sir. सर एक मेरे को समझ नहीं आता सर, वैक्यूम कुछ हो कैसे सकता है, क्योंकि सर अगर कुछ है ही नहीं वहां पे, तो जो बाकी जो सपोजिंग आसपास कुछ भी है तो वो वहां रश ही नहीं कर जाएगा उस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, जैसे आप एक बॉक्स लो। जैसे कि फिर तो सुनो सुनो, मेरी बात प्लैनेट्स हैं को सुनो एक बेटा, साथ बेटे बात सुन लो, कंबाइन कर। बात सुन लो। जब आप एक बॉक्स लेते हो खाली और आप उससे फोर्सफुली एयर एस्केप करवा देते हो, अब अंदर तो कुछ भी नहीं है, बट वो एक कंटेन्ड स्पेस है जिसके अंदर कुछ कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैं ये बोल देता हूँ इनसाइड द बॉक्स देयर इज वैक्यूम। ठीक है, नो डाउट बाहर से फोर्सेस लग रही हैं उस बॉक्स को कोलैप्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बट वैक्यूम वर्ड से हमें अभी 9th में लेवल पे कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज एनीथिंग वेयर नथिंग इज एग्जिस्टिंग। हाँ जी, क्या बात हो रही थी हमारी? पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं मैटर के लिए? किन चीज़ों से बन सकता है कोई भी सब्सटेंस? तुमने बोला पार्टिकल से। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई भी प्योर सब्सटेंस है वो सिर्फ एटम से ही बनता है। जैसे आयरन टेबल, आयरन इन स्पेसिफिक, वो सारे एटम से मिलके बनेंगे। बट जैसे H2O की मैं बात करता हूँ, तुम बचपन से H2O पढ़ते आ रहे हो, CO2 पढ़ते आ रहे हो, सारे जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अल्टीमेटली गैस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। आयरन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बट दोज पार्टिकल्स आर एटम्स। वो डिपेंड करता है, अल्टीमेटली होगा क्या? पार्टिकल होगा। ठीक है, तो लिखो इसके सबसे पहले डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। लिख दो शाबाश, हेडिंग डाल के। मैटर is anything which is made up of particles
ठीक है, मैटर ही डिसाइड करता है वेदर द substance, what will be the properties of that substance, properties in general, physical properties and chemical properties. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैटर बना है पानी के लिए भी, स्टीम के लिए भी, बट स्टीम की प्रॉपर्टीज अलग हैं और वाटर एज अ लिक्विड प्रॉपर्टीज अलग हैं और वाटर एज आइस भी प्रॉपर्टीज अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। या जब उनका बाद में रिएक्शन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो वो क्यों डिफरेंट होते हैं वो हम इस चैप्टर में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कि वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो इस चैप्टर में आप सीखोगे। काइनेटिक एनर्जी से स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, अभी बताया मैंने सर एग्जांपल। सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस की भाई अगर सॉलिड लिक्विड। मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं या कम कर दूं तो इन स्टेट्स पे क्या असर आता है। स्टेट्स पे असर आएगा तो अल्टीमेटली उनकी प्रॉपर्टीज पे असर आएगा, ठीक है। तो मैटर हम तीन चीज़ों में बेटे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ जनरलाइज लिखना तुमने। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 different categories. Number 1 is your elements. Number 2 is your compounds. And number 3 is your mixtures. ठीक है, ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स क्या होते हैं इसका मैं तुमको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने दे भी दिया वैसे। एलिमेंट जैसे मैंने बात करी थी प्योरली आयरन की। आयरन के अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स थे, एटम्स थे, आयरन के एटम्स थे। कंपाउंड में आ जाता है एग्जांपल आपका वाटर, H2O। H2O में दो तरह के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, लेकिन हम उसको एलिमेंट ना बोल के कंपाउंड बोल देते हैं। तीसरा आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर में आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे एयर। एयर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। या फिर बहुत ही सिंपल मिक्सचर के एग्जांपल लेना है तो आपने चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दिया, वो भी तो मैटर ही है। पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए, पर इंटरमिक्सिंग से रिजल्ट तो एक नया सब्सटेंस ही बना। नया सब्सटेंस एज इन कुछ और नई चीज बन गई, तो वो भी मैटर के अंडर ही आएगा, ठीक है। तो फोर मोस्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साथ ब्रैकेट में लिख लो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। सवाल मतलब इस चैप्टर में एविडेंसेस बहुत हैं कि अच्छा आपने बात स्टेटमेंट लिख दी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हाउ कैन यू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्यों आपको ऐसा लगता है मैटर पार्टिकल से ही मिलके बना है। तो उसके लिए जो तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में अलग अलग एक्टिविटीज़ दे रखी हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली एक्टिविटी है कि आपने चीनी को पानी में डिसॉल्व किया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, चीनी गायब हो जाएगी। आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा अगर अच्छी कंपनी की चीनी है तो। अगर नकली लेके आए हो, सस्ती वाली लेके आए हो, तो आपको एक मिल्की सा सॉल्यूशन, मतलब गंदा सा सॉल्यूशन दिखेगा, वाइटिश सॉल्यूशन दिखेगा। बट अल्टीमेटली वो चीनी गायब होके कहाँ गई है, इट हैज़ गॉन विद इन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड या वाटर, ठीक है। तो मतलब चीनी के पार्टिकल्स मिक्स हो गए पानी के पार्टिकल्स के साथ, समझ आई बात। तो ये एक एविडेंस हो सकता है। दूसरा मैं लास्ट ईयर तक करके भी दिखाता था, इस साल नहीं करेंगे, थोड़ा हम पे लिमिटेशन है। अगर मैं 2 बूंदें उजाला की एक पानी के कंटेनर में डाल देता हूँ, उजाला पता है ना सबको, नील जो होता है, तो क्या होगा, फटाफट वो कलर जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ उजाला के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए हैं। तो ये एक एविडेंस हो सकता है दैट यस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लिखो इसका एविडेंसेस, लिखो ऐसे हेडिंग डाल देना। स्टेटमेंट,
This is one of your statement. Matter is made up of particles. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ना? Mixing of particles of a solid. ठीक है, सॉलिड में मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन मान के चल रहा हूँ या सॉल्ट में मान के चल रहा हूँ. शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर. ठीक है. एक और चीज़ आती है जो लैब्स में, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं हम यूजुअली. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट. नीले रंग का होता है, तुमको फोटो भी दिखा देते हैं इसकी, रादर हम ये वीडियो भी देख लेते हैं. दिस कैन बी वन एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज डिसॉल्विंग of potassium permanganate ए आएगा, रजिस्टर ठीक कर लो. परमैंगनेट में ए आता है. मैंगनीज वर्ड से मैंगनेट आया है, परमैंगनेट. ठीक है. इन वाटर. ठीक है. डन. इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटे, पोटाशियम परमैंगनेट के, वो पर्पल कलर के होते हैं. इस वाले पर्पल कलर के होते हैं. आप लिख सकते हो इसके बाद, द पार्टिकल्स ऑफ पर्पल कलर्ड पोटाशियम permanganate spread evenly throughout the solution making the whole solution purple colored. ठीक है. डन. चलो, बिल्कुल बिल्कुल किया स्कूल में एक्सपेरिमेंट ये बात. क्या बात है, वेरी गुड. बहुत लकी हो तुम कि तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया गया है. तो ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है बेसिकली कि वो पर्पल कलर उसका आ गया पूरे में, हमने उससे 1 चम्मच और लिया और हमने दूसरे एक बीकर में डाल दिया जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट नहीं था, तो उसका कलर भी पर्पल हो जाएगा. फिर मैं उसमें से 1 चम्मच लूँगा, नए बीकर में डालूंगा, उसका भी कलर लाइट पर्पल हो जाएगा और धीरे धीरे लाइट होता जाएगा. बट अल्टीमेटली मैं बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस बीकर से नेक्स्ट बीकर में. तो ये बात कंफर्म्ड है कि जो चीज़ मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो मैटर है और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स.
ट्रांसफॉर्म इन द सेंस बेटा? नहीं नहीं, वो तो मैं अपने आप से करवा रहा हूँ ना बेटे, तो मैं स्पून से लेके आगे ट्रांसफर कर, यही सवाल था ना? हाँ। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तुम अगर लास्ट मतलब तुम ये एक्सपेरिमेंट 1000 बार रिपीट कर चुके हो लेट्स से, पर तुम फिर भी अगर वहां से एक और चम्मच उठाओगे नेक्स्ट में ट्रांसफर करने के लिए, तब भी कोई ना कोई पार्टिकल तो डेफिनेटली ट्रांसफर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स एक पॉइंट पे आगे रुक जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एक टाइम पे डिसॉल्व होता है। ठीक है, एक तुम इमेजिन करो जो चीनी का सबसे छोटा पार्ट मतलब क्यूब होता है, छोटा क्यूब जो तुम बाजार में खरीद के ला रहे हो, उस क्यूब में भी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ऐसी गारंटी है कि अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई ना कोई पार्टिकल तो होगा ही होगा ट्रांसफर। ठीक है, ऑनलाइन ही ना, उससे हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी थोड़ी, फिर हम उसके एग्जाम्पल उसकी स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। रादर पहले एक्सपेरिमेंट देख लो। नेट तो चल रहा है ना हमारा? ओके, ये कलर्स बेटा याद रखना, केमिस्ट्री में सारे ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो ऊपर वाला कंटेनर है, सिलिंड्रिकल जार है, उसमें रखी हुई है ब्रोमीन गैस। ठीक है, ब्रोमीन गैस का कलर क्या होता है? इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और नीचे एयर वाली एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क है, उन्होंने बीच में एक सेपरेशन रखी हुई है। जैसे ही वो सेपरेशन हटाएंगे क्या होगा, पहले हमने वो ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट आती है? दोबारा देख लेते हैं एक बार। जैसे ही सेपरेशन हटी, हटी नहीं क्या, अभी भी मिक्स हो रखे हैं। चलो, जैसे ही सेपरेशन हटी बेटा, देखो क्या तुम्हें पार्टिकल्स नीचे आते दिखे, या ब्रोमीन गैस नीचे आती हुई दिखी? यस, दिख रही है। उसके बाद क्या ब्रोमीन गैस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी इसके अंदर? वैसा ही एक्सपेरिमेंट तुम घर जाके ट्राई कर सकते हो। तुम एक उजाला का मतलब उजाला की बोतल लो और एक कांच के ग्लास में पानी इकट्ठा कर लो, उसमें एक बूंद उजाला की डालना, उसको छोड़ देना एज इट इज। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से 2 मिनट 3 मिनट बाद, वो सारी की सारी ड्रॉपलेट अपने आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तुमने उसको मिक्स नहीं किया, तुमने स्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो पड़ी है बस वहाँ पे, पर वो अपने आप मिक्सिंग हो गई है उसकी। तो ये एक चीज़ क्या प्रूव करती है? 2 बातें यहाँ से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, वो हमेशा मोशन में, अपने आप वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। और सेकेंड चीज़ जो मैं इससे समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इनकी इंटर मिक्सिंग कैसे पॉसिबल है, मतलब ये एक दूसरे में क्यों मिक्स हो पा रहे हैं?
वेरी गुड, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। और इन दोनों का एक जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो आता है द पार्टिकल्स डिफ्यूज विद ईच अदर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो मैं उसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोल देता हूँ। समझ आई बात? अरिहंत समझ आया बेटे एक्सपेरिमेंट से क्या समझा हमने? अरिहंत, अरिहंत, क्या हो गया यस सर। बेटे? समझ आया एक्सपेरिमेंट? आ रही है सर आवाज? अच्छा, यस थैंक सर। यू। बता दिए मेरे को, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था। चलो लिखो। हाँ हाँ आ रही है बेटा, आ रही है, तेरी भी आ रही है। लिखो अगला हेडिंग, स्टेटमेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are always moving. Number one. Number two, particles of matter have space between them. ठीक है, ये ना स्टेटमेंट्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी ये बात लिख सकता हूँ, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तभी वो कलर स्प्रेड हो रहा है उसका। तो इसमें भी आप ये बात लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल जो हमने सीखा है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन्ड है, एग्जाम्पल या जो एक्सपेरिमेंट है उसको ड्रॉ कर लेना रजन। ऐसे हमने दो सिलेंडर्स लिए, ठीक है। दोनों को ओवरलैप कर दिया एक के ऊपर एक का कलर मैं ग्रीन रख लेता हूँ, दूसरे का कलर मैं येलो रख लेता हूँ, ठीक है। और ये इस प्लेन पे सेपरेटेड थे। ऊपर वाले के अंदर कलर्ड चीज है, दैट इज योर ब्रोमीन गैस। और नीचे वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ हटाई हमने, बीच का बैरियर हटाया इनका, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं। तो जब हमने बैरियर हटाया तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगी बेटा। कुछ पार्टिकल्स एयर के ऊपर आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स ब्रोमीन गैस के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। दिस इज ब्रोमीन गैस, दिस इज योर एयर। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेडिश ब्राउन कलर, रेड ब्राउन लिख लो, रेड ब्राउन कलर सारी की सारी दोनों ट्यूब्स में स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, वैसे तो आफ्टर सम टाइम भी नहीं था, बहुत क्विक रिएक्शन ही स्प्रेडिंग थी, फटाफट स्प्रेड हो गया वो, ठीक है। लिख ले कोई बात।
अच्छा गेस करो, अगर ये चीज़ ऑपोजिट होती, मैं ब्रोमीन को नीचे रखता और एयर को ऊपर रखता, क्या तब भी इंटरमिक्सिंग हो जाती? या ब्रोमीन नीचे ही रहती और एयर यस ऊपर सर, रहती? लेकिन थोड़ी स्लो ना होती सर? तब स्लो होती, बट तब भी इंटरमिक्सिंग ज़रूर होती। ठीक है, इसके साथ ना एक मेरे एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल में, तो तुम यहाँ पे लिख ही लो एक बात, उस टाइम पे तुमने खुद अपना दिमाग यूज़ करना है, पर आंसर विल रिमेन द सेम, इंटरमिक्सिंग होगी होगी, बट ये तुम फैक्ट याद रख सकते हो, ब्रोमीन पार्टिकल्स आर heavier than air particles, but then also intermixing is possible. ठीक है, लिख लिया हो तो बताओ, मतलब ड्रॉ कर लिया, मुझे सिर्फ लाइन लिखवानी है इसके नीचे। लिख लिया सर, ड्रॉ भी। चलो ये लाइन लिख लो अपने पास बेटा। The moving particles of air and bromine gas collide with each other। collide का मतलब समझते हो? collision का मतलब क्या होता है? मिक्स, मतलब आपस में टकराते जाते हैं, बट फिर भी मिक्स होंगे, वो वापस नहीं आ जाएंगे, रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। collide with each other and bounce about in all directions due to which they get mixed uniformly। due to which they get mixed uniformly। ठीक है बेटा, तो इससे दो बातें प्रूव हो गई कि particles of matter are always moving, number one। number two, the particles are tiny in size, therefore intermixing is quite possible or intermixing is easier। हो जाएगा तो बता देना, फिर एक और वीडियो देखेंगे। डन सर। वीडियो है तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। डन। चलो टेस्ट बेटे दे दूंगा आराम से ना, सैटरडे तो की दूंगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था कुछ
माइक्रोस्कोप के अंदर उसी की एक वो वाली बात नहीं है, सेल नहीं है इसमें, कुछ और चीज़ है। ये बेटे जो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है ना, दीज आर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो येलो कलर्ड पाउडर होता है जो फ्लावर के अंदर होता है। पोलन ग्रेन को उन्होंने, ओहो, पोलन ग्रेन को उन्होंने पानी के अंदर, पानी के ड्रॉप के अंदर रख दिया, और जब उसको जूम इन करके देखा तो आपको ये पोलन ग्रेन्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। वो एक जगह रखे नहीं, वो हिल रहे हैं, बट तुम्हें पानी के अंदर कोई और ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जो उसको पुश कर रही है। इसका मतलब पोलन ग्रेन्स क्यों मूव कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनकी कोलिजन्स हो रही हैं, टकराव हो रहा है उनका किसके साथ? पानी के पार्टिकल्स के साथ, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो पानी के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स को, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स में हमें मूवमेंट नजर आ रही है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि पानी का पार्टिकल छोटा है, पोलन ग्रेन बड़ा है, बट अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटली वो चीज़ जो है वो मूव कर रही है। पोलन ग्रेन हमें हमेशा हिलता हुआ नजर आ रहा है जब मैंने उसको पानी के एक ड्रॉपलेट के अंदर जस्ट रिलीज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना बाहर से कोई ऐसे हिलाए जा रहा है उसको, नहीं, वो जस्ट रखा हुआ है माइक्रोस्कोप के अंदर और हमें वो हमेशा मूव करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन आई फिर से? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग या आर ऑलवेज इन मोशन। तो क्योंकि ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, इस रैंडम मोशन को, हर डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, इस मोशन को हमने नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो आ जाओ अपनी कॉपीज में ये बात लिखो, हेडिंग डालना है इसका बेटा, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। हेडिंग डालना। तीसरी चीज जो है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट रादर इसकी वही रहेगी, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। स्टेटमेंट के अंदर आप ये हेडिंग लिख सकते हो, द रैंडम movement of particles in all directions is called Brownian movement या मोशन, दोनों वर्ड चल जाएंगे। ब्राउनियन मोशन, आइदर ब्राउनियन मूवमेंट स्लैश मोशन, ठीक है। और इस बात को प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा राजे, थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। हम क्योंकि चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक कोई पोलन ग्रेन ड्रॉ कर लो। दिस इज योर पोलन ग्रेन। माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे पोलन ग्रेन जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। रैंडम मूवमेंट हो रही है। हाँ, ये एग्जाम्पल ही तो हुआ इसका। एग्जाम्पल इज पोलन ग्रेन इन वाटर। क्योंकि सबसे पहली बार ऑब्जर्वेशन यहीं से आई थी रॉबर्ट ब्राउन को, जब वो पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जो किया है पहले उसको देख लो। रॉबर्ट ब्राउनी है ना, हाँ रॉबर्ट ब्राउनी है इन 1827। ठीक है, तो कोई भी रैंडम मूवमेंट हो रही है, रैंडम वर्ड की जगह आप जिगजैग मूवमेंट भी यूज कर सकते हो वर्ड
instead of writing random movement you can write zigzag movement. ठीक है. आप सोचो क्या ये मूवमेंट बढ़ जाती है जब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ? क्या होना चाहिए ऐसा? तुमको क्या लगता है क्या मूवमेंट बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो? यस सर. चलो ऐसे इमेजिन करो, क्या ठंडे पानी में चीनी जल्दी डिसॉल्व होगी या गर्म पानी में? गर्म पानी में. गर्म पानी में क्यों जल्दी डिसॉल्व हो पा रही है? क्योंकि गर्म पानी सर क्योंकि की वजह से पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे सर. exactly, गर्मी में क्योंकि हीट अप होके. पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होगी और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से उनकी इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी. ठीक है, तो आप एक बात लिख सकते हो, इससे वही दो चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, स्टेटमेंट भी वही आ जाएगी आपकी, मतलब कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग एंड पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी इन साइज. और अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं सबको कंबाइन करूं तो क्या बनेगा? अट्रैक्ट ईच अदर? नहीं, अट्रैक्शन की बात नहीं करनी है. अब ये बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने? अच्छा, अट्रैक्ट ईच अदर वाला है पॉइंट, चल कोई बात नहीं. सबसे पहला क्या बना? सबसे स्टार्टिंग वाला, मैटर इज मेड अप ऑफ which are very small in size, which are very tiny in size. ठीक है, लिखो पहला हेडिंग डाल देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? मैटर is made up of particles which are very small in size. Which are very small in size. Number one. Second observation क्या थी हमारी? Second statement क्या थी? Particles have dash between them, space between them, और उस space को हम interparticle space कह देते हैं. तो आप लिख लो, particles of matter have space between them, और हम इसको interparticle space कहते हैं या interparticular space. ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो ब्राउनियन मोशन से बहुत ज़्यादा ही क्लियर होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज ठीक है. अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? सोचो. They attract each other अरे एग्जांपल and are very small. एग्जांपल सोच, स्टेटमेंट नहीं एग्जांपल. पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं इसका, और तुम्हें क्या कोई एग्जांपल डे टू डे लाइफ में दिखते हैं जब तुम्हें पार्टिकल्स मूव होते हुए बड़े क्लियरली नजर आते हैं? The smoke. स्मोक, वेरी गुड. And से सनलाइट में जब सनलाइट पड़ रही होती है सर तो पार्टिकल्स दिखते हैं डस्ट सर, के छोटे छोटे. पार्टिकल्स मूव होते हुए नजर आते हैं, हम उसको भी हम पढ़ेंगे इस ईयर, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं.
अदरवाइज घरों में जब अगरबत्ती जलती है तो उसकी जो स्मोक, जो उसका धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं जो उसकी, वो हमें पूरे कमरे में स्प्रेड होती हुई नज़र आती हैं। तो वो भी क्या होगा, एक एग्जांपल डिफ्यूजन का। और वो डिफ्यूजन क्यों हो पा रही है? बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है। एक चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती बट हम फील कर सकते हैं, जैसे जब हमारे घर में बासमती चावल बनते हैं तो पूरे घर में उन चावलों की खुशबू फैल जाती है। या फिर जब कोई साथ वाले रूम में परफ्यूम लगाता है बहुत स्ट्रॉन्ग, हमें बाहर भी उसकी खुशबू आ रही होती है। क्या हुआ? अच्छा, ये वाला परफ्यूम। इन जनरल जब कोई परफ्यूम लगाता है तो हमें उसकी खुशबू क्यों आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ बड़ी जल्दी मिक्स हो गए हैं और वो पूरे कमरे में अब स्प्रेड हो गए हैं। ठीक है। तो वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, वो हम आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे। एक जो अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है बट फोर्थ वाली होगी, उसका स्टेटमेंट लिख लो पहले। स्टेटमेंट इज particles of matter attract each other। इसको थोड़ा सा तुम्हें समझने में ऐसे देखना कि अगर मैं किसी नेल को बीट करता हूँ, क्या वो उसके पार्टिकल्स, मतलब नेल एज इन कील के पार्टिकल्स बिखर जाते हैं या वो नेल फ्लैट हो जाती है? क्या होगा? किसी मैं लोहे की चीज़ को हथौड़े से मारूंगा तो क्या वो टूट जाएगी या वो पतली होनी शुरू हो जाएगी? पतली हो सर पतली जाएगी। होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर वही चीज़ मैं चौक के साथ करूँ तो टूट। चौक को हैमर किया मैंने, उसके पार्टिकल्स बिखर गए। तो हुआ क्या, जो नेल के पार्टिकल्स थे वो आपस में बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो रखे थे, बहुत आपस में बाइंड हो रखे थे। तो मैं बोल सकता हूँ नेल के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर मुझे उसको ब्रेक करना है, मतलब उन पार्टिकल्स को रिप अपार्ट करना है, एक दूसरे से अलग अलग करना है, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हैमर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो चौक के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको ब्रेक करने के लिए मुझे कम फोर्स लगानी पड़ी। अब सेम इमेजिन करो, क्या मुझे ये चीज़ पानी के साथ करनी पड़ेगी? या पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर मैं अपना हाथ डालूंगा तो पार्टिकल्स अपने आप अलग अलग हो जाएंगे? अपने आप अलग हो जाए। अपने आप हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ अगर मैं एयर में करूँ फिर तो मुझे एफर्टलेसली, मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ और एयर के पार्टिकल्स को इधर उधर फेंक रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है? सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग ईच अदर बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन वेरी। कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और कई चीज़ों में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड्स में, सबसे कम होगी गैसेस में। ठीक है। लिख लो चलो। इसके रिलेटेड एक्चुअली एक क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन की अराउंड ही हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लिखो इसका। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles of air is very very small or negligible okay. Number one. Number two, the force of attraction between the particles of water
is also small, and therefore we can move our hand through it. ठीक है. बट तीसरी चीज, अगर मुझे वुड में से अपना हैंड आर पार करना है तो क्या मैं इजीली कर सकता हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब खींच के मुक्का मारना पड़ेगा? सर ऐसे तो कर तो आप मेटल से भी सकते हो सर. कर तो मैं बेटे बहुत कुछ सकता हूँ. सर मेटल में पर भी अगर आप उसे मेल्ट कर दो तो आप हाथ डाल सकते हो सर. हाँ बेटे, बस हाथ नहीं वापस आएगा मेरा ना. तो ऐसे एक सवाल एनसीईआरटी का कि कराटे, मतलब यू कैन मूव योर हैंड इजीली थ्रू एयर, बट टू मूव योर हैंड थ्रू सॉलिड वुड यू नीड अ कराटे एक्सपर्ट. तो वो कराटे एक्सपर्ट एक्चुअली करेगा क्या? वो एक ज़्यादा फोर्स लगाएगा जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी या सरपास कर देगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ दैट वुडन ब्लॉक विल रिप अपार्ट, विल गो और अवे सर फ्रॉम एक ईच और अदर. चीज भी कहते हैं सर, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे तो तो, और आर ये पार चले एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा. रखा है सर, तो बिल्कुल पास बिल्कुल. थ्रू हो जाएगा. बेटे नेट, मतलब सीरीज कम देखा करो ऑनलाइन आप ना. लिखो चलो द फोर्स. नहीं सर, ये एक्सपेरिमेंट हो रखा है सर, एक साइंटिस्ट ने किया था सर. अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कैसे अचीव करी उसने? पता नहीं सर, मैं भूल गया सर, अब हुआ था ये सर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है रिहन? तो अभी चेक करके बताता हूँ सर, रुको. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of solid wood is very large, and therefore we cannot move our hand through it. Okay? तो ऐसे मतलब एक सवाल आ जाता है भाई एनसीईआरटी का, जो मैंने भी जिक्र किया, टू मूव अवर हैंड थ्रू अ वुडन ब्लॉक you need a karate expert because he will apply a force which is more than this force of attraction. लिख लोगे तो बता देना, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. इसके साथ ही लाइन भी लिख लो बेटा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is maximum in solid, then it is in liquid, then it is in gases. ठीक है, ये बात भी लिख लो बेटा अपने पास. डन हो गया रिहंत? यस सर. कर दूं चेंज? अब जो फोर्थ हमारा पॉइंट रह गया था वो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर.
ब्रैकेट में लिख लेना विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुआ बेटा, क्या बात कर रहे हो? विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये मतलब एग्जांपल्स लिखवाने का पर्पस क्या था, मैं तुम्हें एक सैम्पल क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर। क्या होगा? वाटर, इट गोज एंड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अभी भी इनकम्प्लीट आंसर है, क्या लिखोगे? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एज वेल एज ऑफ शुगर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ water as they have interparticular spaces between them, ठीक है। सवाल है where does the sugar go, ये भी हो गया। what information do you get about the nature of matter from the dissolution of sugar in water। क्या समझ आता है हमें इसमें? वही दो बातें, the particles of matter are tiny and small in size, and number two, the particles of matter have space between them, ठीक है। क्या मैं इससे ये भी बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग? इस एक्सपेरिमेंट से, इस वाले से, शुगर की डिसोल्यूशन से। सवाल ये है ना, मैंने डिसॉल्व करवाया, मतलब मिक्स करवा दिया मैंने। अगर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन होता यू कीप अ शुगर क्यूब इन वाटर एंड आफ्टर सम टाइम इट डिसअपीयर्स, तब आप बोल सकते हो ये चीज़ भी। डिसॉल्व करवा रहे मतलब स्टरिंग करी है मैंने उसके केस, ठीक है। वैसे अल्टीमेटली इससे भी वही रिजल्ट आएगा कि हाँ दे आर ऑलवेज मूविंग, क्योंकि तीनों चारों प्रॉपर्टीज तो हर मैटर शो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं सिलेक्टिवली वो अपनी मर्जी से दो प्रॉपर्टी शो करेगा, दो छोड़ देगा, नहीं। कोई भी पार्टिकल चारों प्रॉपर्टीज शो करेगा ही करेगा। हो सकता है मूवमेंट कम हो, जैसे मूवमेंट सबसे कम किस में होती है, सोचो कौन से पार्टिकल सबसे कम मूव कर रहे होंगे? सॉलिड के। सबसे ज़्यादा मूव कर रहे होंगे गैसेस के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, किन के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होगी? गैस में। सबसे कम होगी सॉलिड में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल, सभी के छोटे होते हैं। एटम ज़्यादा छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़े बड़े हो जाते हैं साइज में, ठीक है। चलो, तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्टेट्स ऑफ मैटर लिखी जा सकती हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं हमारी? बोल दो फटाफट। स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसी की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, एंड गैसेस क्या होती हैं, राइट। किन के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, किन के बीच में स्पेस कम होगा, किस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, किस में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जो बचपन में तुम पढ़ते आ रहे हो, बस हम उसको अब साइंटिफिक नेम्स दे रहे हैं थोड़े, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा, पर इस साल हम उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी आ जाती है रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, ठीक है। तो रिजिडिटी क्या होगा, क्या समझते हो तुम रिजिड वर्ड से? रिजिड क्या होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, सेल वाले चैप्टर में पढ़ सीखा। हार्ड। हार्डनेस। रिजिड क्या होगी? कोई भी चीज़ हार्ड होगी कि तुमने उस पर एक फोर्स अप्लाई करी पर वो बेंड नहीं हुआ, वो इजीली मुड़ा नहीं, तो वो चीज़ रिजिड है। जैसे ये पेन हो गया, मैं इसको मोड़ना चाह रहा हूँ पर मैं फोर्स लगा के भी इसको मोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीज़ रिजिड है। उसी दूसरी तरफ अगर मैं सिंपली पानी का ग्लास लूँ और उसको ऐसे उल्टा कर दूँ, सीधा पानी का ग्लास लूँ और इसे उल्टा कर दूँ, तो क्या पानी पूरे कमरे में अपने आप फैल जाएगा? पूरे कमरे में एज मतलब फ्लो करना शुरू कर देगा। तो
फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फ्लो करती है। जैसे क्या सिर्फ पानी ही फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं? करती हैं। आप अगरबत्ती के धुएं का ही एग्जांपल ले लो, आपने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, उसका धुआं आपको फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है वो, पर ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा हैवी हैं। जैसे तुम्हारी शादियों में देखा तुमने, वो आजकल होने लग गया कि दुल्हन की एंट्री पे एक वाइट कलर का धुआं निकलता है मटकों में से, तो ड्राई आइस होती है वो। तो वो भी क्यों तुम्हें, मतलब वो धुआं ऐसे फैलता हुआ क्यों नजर आता है? बिकॉज गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स। गैसेस आर नॉट रिजिड, गैसेस आर नॉट हार्ड, एज वेल एज लिक्विड्स आर नॉट हार्ड। बट हाँ, सॉलिड हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग डालना रिजिडिटी एंड, या रिजिड एंड फ्लूइड लिख लो एज ऑफ नाउ। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं आजकल थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, तो तुम तो साइड साइड बाय साइड लिखो नीचे इसके, मतलब रिजिड एंड फ्लूइड। ठीक है, रिजिड का अभी शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, प्रॉपर बाद में लिखेंगे। रिजिड क्या है? इट इज अनबेंडिंग। कोई भी चीज जब बेंड नहीं होती, विल कॉल दैट थिंग एज रिजिड। अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। और फ्लूइड क्या है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। जैसे कि मैंने पानी के एग्जांपल लिया, तो पानी के एग्जांपल क्यों वैलिड है? मान लो अगर मैं उसको टेबल के टॉप पे गिरा देता हूँ, तो क्या पानी अपने आप बह के फ्लोर पे आ जाएगा? बिल्कुल, तो अपने आप फ्लो कर रहा है। सेम गोज फॉर योर गैसेस, जो मैंने अगरबत्ती के धुएं का एग्जांपल दिया। तो फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर बेटे दो चीज़ें आ जाती हैं। फ्लूइड्स आर योर लिक्विड्स एंड गैसेस। तो मुझे फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए स्पेशली एक कंटेनर चाहिए होता है, बट सॉलिड्स को या रिजिड चीज़ों को स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर नहीं चाहिए होता। तो आप लिख सकते हो, टू स्टोर अ फ्लूइड you need a container. डन। अब एक सवाल समझना, ये प्रॉपर्टी बन सकती है आगे जाके सॉलिड लिक्विड गैस की, जो आप डिफरेंशिएशन में यूज कर सकते हो। अगर मैं एक बड़े से बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखता हूँ, दोनों चीज़ें क्या हुई? सॉलिड। क्या वो बॉक्स जो है वो अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, या उसके सरफेस पे स्प्रेड कर लेता है खुद को? नहीं, वो जैसा रखा हुआ वैसे ही रखा रहेगा। लेकिन अगर मैं उसी बड़े से बॉक्स में पानी डालता हूँ, क्या पानी उसके बेस के अंदर इवनली स्प्रेड हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं उसको बॉक्स को बंद कर देता हूँ और उसके अंदर गैस फिल करता हूँ, तो क्या होगा? क्या गैस उसके बेस पे रहेगी या पूरे कंटेनर को फिल कर देगी? पूरे कंटेनर को इवनली फिल कर देगी। तो चीज़ें हमें क्या समझ आ रही हैं? रिजिड चीज़ जो होगी, जो सॉलिड होगा, वो कभी भी कंटेनर को फिल नहीं करता, कभी भी वो कंटेनर के बेस पे स्प्रेड नहीं होता। लिक्विड के केस में क्या होगा? it will evenly spread in the lower part of the container। और गैस के केस में क्या होगा? it will evenly spread inside the whole container, पूरे में भर जाएगी। ठीक है, ये बात लिख लो अपने पास।
नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं. A rigid object such as solid, देखो a rigid object such as solids never fill or spread inside a container. ठीक है. A liquid, ब्रैकेट में लिख लेना fluid, fills the lower part of the container evenly. ठीक है. थर्ड में a gas, again a fluid, fills the entire container evenly. ठीक है. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड. अब एक बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है यहाँ से, सुनने वाला सवाल है कि आप स्पंज को प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हो. क्या स्पंज रिजिड हुई? नहीं. तो हम कैसे कह सकते हैं स्पंज एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है? सर क्योंकि स्पंज के अंदर होल ना सर, जिससे वो वो हो सकती है सर, अब्जॉर्ब भी कर जाती है सर, और वो एब्जॉर्ब नहीं आप करती उसे बेटी. कुछ होता क्या है कि स्पंज के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है. जब आप कंप्रेस कर रहे हो स्पंज को तो आप उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डिफॉर्म नहीं कर रहे हो. जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो उसके अंदर जो एयर बाय चांस फिल हो गई है वो एक्सपेल हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इलास्टिक बैंड को खींच रहा हूँ तो इसका मतलब वो रिजिड नहीं होना चाहिए, पर मैं बोलूँगा रबड़ तो रिजिड होती है. रबड़ तो सॉलिड में ही आएगी ना. तो इलास्टिक बैंड तो अपनी शेप चेंज कर रहा है फोर्स अप्लाई करने में, तो वो भी सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, बट उसको हम सॉलिड काउंट करते हैं. क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज द इंडिविजुअल शेप ऑफ द पार्टिकल्स, या चलो वो भी छोड़ दो बात. क्या ये रिजिड वाली डेफिनेशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही है? अगर कोई रिजिड चीज़ है वो कंटेनर को फिल नहीं करेगी. इमेजिन करो, क्या मैं अगर एक रबर बैंड को एक बॉक्स में रख दूंगा, क्या वो उसको फिल करना शुरू कर देगा? नहीं ना. उसने तो अपनी शेप मेंटेन करके रखी. तो सॉलिड की और क्या एग्जांपल हो सकती है, या और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? इट हैज़ अ डेफिनेट शेप. कि अगर मैं उसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ उसको रखे रखे ऑब्जर्व करता हूँ, क्या उसकी एक डेफिनेट शेप है? बिल्कुल है. क्या उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता? एक पॉइंट के बाद नहीं किया जाएगा. फोर्स लगाते रहो उस पर, नहीं होगी वो कंप्रेस. क्या उसकी डेंसिटी हाई है, मतलब पार्टिकल्स उसके बहुत पास पास रखे हुए हैं? बिल्कुल. तो वो दूसरी डेफिनेशंस भी तो जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैं रबर बैंड को सॉलिड काउंट करूँगा. ठीक है. सेम अप्लाइज फॉर योर स्पंज. उसकी भी एक डेफिनेट शेप होगी. जो चीज़ कंप्रेस हो पा रही है वो क्यों कंप्रेस हो पा रही है? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप. ठीक है. एक ऐसे सवाल आ जाता है कि चीनी के कंटेनर के अंदर अगर मैं किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इजीली इंसर्ट हो जाती है. होता है ना, ये तुम चीनी के अंदर लेट से चम्मच डाल रहे हो अपना, तो चम्मच इजीली चला गया.
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सॉलिड में नहीं काउंट होगा? होगा, क्योंकि चीनी का जो क्यूब है उसकी इंडिविजुअली कोई शेप चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी जैसे पहले था वैसे ही है। वो तो चलो समहाउ उनके बीच में जो स्पेसेस रह जाते हैं, क्यूब्स के बीच में जो स्पेसेस रह जाते हैं, जो स्पून है वो उन स्पेसेस को कवर अप कर रहा है, ठीक है? तो उनका इंडिविजुअल पार्टिकल शेप्स रिमेन्स द सेम, देयरफॉर वी कैन कंसिडर शुगर क्यूब एज अ सॉलिड, ठीक है? लिखो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, या चलो डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, 3 कॉलम्स बना लो, तुम बताते चलना मेरे को क्या क्या डिफरेंसेस होंगे इसके। बैकग्राउंड कहाँ से आता है इसमें? देखो राजू, सबसे पहले हेडिंग लिख लो अपना, 3 क्यों रादर 4 कॉलम्स बना लो, ठीक है? यस नो लिखते चलना। और इसका बताता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखो सॉलिड, यहाँ लिखो लिक्विड, और यहाँ लिखो गैस। यहाँ पे हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज। क्या ये इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रही है, यस और नो? बस हम यस और नो लिखते चलेंगे उसमें। तो जैसे पहली बात आ गई शेप की, ठीक है? किसकी शेप फिक्स होगी, किसकी शेप चेंज होती रहेगी? फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिख लो शेप, दे हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स के केस में दे विल हैव अ फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स के शेप में नो फिक्स्ड शेप, takes the shape of container, और यही वाला सेम पॉइंट रजे इसमें भी अब रिपीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सेम पॉइंट आपका नेक्स्ट में भी रिपीट हो जाएगा। अगर ये इंटरफेयर कर रहे, चेंज ही कर देते हैं ना इसको, थीम सिंपल ही रख लेते हैं। डन। नेक्स्ट बेटे बात कर लो वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस वो कवर अप कर रही है। तो सॉलिड क्या हमेशा एक फिक्स स्पेस कवर अप करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या आएगी, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स के केस में क्या होगा बेटे, क्या लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही रहती है? एग्जैक्टली। इसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ, तुम बाजार से कोक की 2 लीटर की बोतल खरीद के ला रहे हो, तो उसमें तुमको उस शेप में कितना लिक्विड मिल रहा है? 2 लीटर ही तो मिल रहा है ना? तो लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। बच्चे गलती कर देते हैं कि इसकी वॉल्यूम को भी नॉट फिक्स्ड लिख देते हैं, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। हाँ, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकती कि मैं एक अगरबत्ती को इस बड़े हॉल में भी जला सकता हूँ तब भी इवनली स्प्रेड हो जाएगी, मैं उसको छोटे कमरे में जलाऊंगा तब भी इवनली स्प्रेड हो जाएगी, मैं एक बॉक्स में भी जलाऊंगा तब भी इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो गैस की वॉल्यूम्स कभी भी फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। डन। थर्ड पॉइंट लिखो रजन। थर्ड पॉइंट लिख लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड स्पेस में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है? तो सॉलिड के केस में अगर मैं
इतना सा बॉक्स ले लूँ, चलो मेरे स्पीकर जितना बॉक्स ले लूँ, इसके बहुत सारे हो छोटे से सकते स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो इसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज मैक्सिमम और हाई। लिक्विड्स के केस में इट इज लेस दैन, लेस डेंस दैन solids but more than liquids, more than gases। और gases के केस में डेंसिटी सबसे कम होती है या मिनिमम होती है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट लिखें, रिजिडिटी, रिजिड और फ्लूइड। तो सॉलिड्स हमने इकट्ठे ही लिख ले, बहुत पॉइंट्स हैं अभी तो। और तो सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज रिजिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ठीक है, क्या हुआ केशव बेटा, क्या पूछना है मेरे से, पूछ। क्या हुआ, क्या उल्टा लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, हमारे नोट्स हैं, तुमने पढ़ने, मैं चेक तो करूँगा नहीं स्कूल की तरह। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट लिख सकते हो आप, कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटे, आपने उस पर प्रेस हो जाता है, आपने उस पर एक फोर्स लगाई और वो डीफॉर्म होके पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो गए, उसको मैं कंप्रेसिबिलिटी कह सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं फोर्सफुली एक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर बहुत ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स भरना चाहता हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकते हैं। बट ये सेम चीज़ हम सॉलिड के साथ नहीं कर सकते, ये सेम चीज़ हम लिक्विड के साथ नहीं कर सकते। लिक्विड्स आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल। जैसे मैंने दोबारा से कोक का एग्जांपल दिया, कोका कोला की बॉटल में आप 2 लीटर तक ही चीज़ भर सकते हो, 2 लीटर तक ही कोक भर सकते हो। ज़बरदस्ती क्या उसमें 2.5 लीटर आएगी, नहीं आएगी। सेम चीज़ गैस के साथ की जा सकती है, मैं उसमें 2 लीटर की बॉटल में 1 लीटर जितने पार्टिकल्स भी भर सकता हूँ, 2 लीटर जितने पार्टिकल्स भी भर सकता हूँ, या फोर्सफुली कंप्रेसर की हेल्प से 2.5 लीटर 3 लीटर भी पार्टिकल्स भर सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, सॉलिड्स में इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ना बराबर। तभी नेग्लिजिबल बोला ना, कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा बहुत बस। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। ये जो तुम्हारे सीएनजी के सिलेंडर आ रहे हैं, जो तुम्हारे घरों में सिलेंडर आ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, दे ऑल आर कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड गैसेस, दे आर फिल्ड विद कंप्रेस्ड गैसेस। सीएनजी की तो फुल फॉर्म ही होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसे एक सवाल आ जाता है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, चलो मैं और हिंट दे देता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इन योर होम्स एंड इन हॉस्पिटल्स। होम में क्या है, एलपीजी, और हॉस्पिटल्स में क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है।
अब होम में प्लीज एग्जांपल सीएनजी का मत लिखा ना, वो गाड़ियों में ही होती है। हाँ वैसे मतलब गुजरात साइड शुरू हो गया, घर घर में सीएनजी सप्लाई हो रही है, नेचुरल गैस सप्लाई हो रही है फॉर फूड कुकिंग। ओहो, मुझे लगता है मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। पता है क्या होता है कंजंक्टिवाइटिस? देखा तुमने बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं। आई फ्लू नहीं होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है। आई फ्लू कुछ और होता है। इसको पिंक फ्लू कहते हैं, मतलब आंखें आपकी रेडिया पिंक हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट बेटा एक और लिख लो। चलो, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए वो आगे डिस्कस करेंगे, बट लिख लो इसके बारे में भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। क्या कर रहा है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मैक्सिमम है? सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस दैन सॉलिड्स बट मोर दैन गैसेस। और लास्ट में मिनिमम। ठीक है, अगला पॉइंट अगेन हमने डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। अभी पहले लिख लो इसको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ना आपकी कहीं ना कहीं रिलेटेड है बेटे मूवमेंट के साथ। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो तुमने बस ये बताना कि मूवमेंट किस में ज़्यादा होती है। क्या सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है? उसमें तो सबसे कम है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे कम होगी? सॉलिड्स की। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैसेस से कम होती है। तो मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन लिक्विड्स। सॉरी, बार बार लिक्विड पता नहीं क्यों माइंड में। लेस देन गैसेस। और लास्ट वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब इमेजिन करना। ठीक है, किसमें मिक्सिंग ज़्यादा फास्ट होगी? गैस की गैस में या लिक्विड की लिक्विड में, सॉलिड की सॉलिड में? किसमें मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल सबसे फास्ट है? गैस की गैस में, सॉलिड की सॉलिड में, या लिक्विड की लिक्विड में? गैस की गैस में। जैसे हमने ब्रोमीन और एयर का एग्जांपल देखा, क्या सॉलिड में सॉलिड भी मिक्स हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है, बट स्लोली होता है। इसका क्या एग्जांपल होगा? सोचो, डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगहों पे देखते हैं चीज़। तुम अपने स्कूल में देख सकते हो, बट गर्मियों की छुट्टियों के बाद अभी तो नहीं दिखेगा तुम्हें। सॉलिड का सॉलिड में मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकता है? नंबर वन, हाँ हो सकता है। दूसरी बात, क्या उसका एग्जाम्पल कोई है तुम्हारे माइंड में? तो तुम बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। मान के चलो कि तुम बोर्ड के ऊपर, स्कूल में जो तुम्हारे ग्रीन बोर्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, तुम उस पर चौक से कुछ लिख के चले गए और तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। जब वो स्कूल खुलने के बाद किसी मेड को उस बोर्ड को साफ करना अगर पड़ गया, उसकी ना हो जाएगी, क्योंकि वो चौक इतना ढीठ हो जाता है, वो हटता नहीं है अपनी जगह से, निशान छोड़ देता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज चौक के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो बहुत ही पुरानी गाड़ियां हैं, जंग लगी हुई 1970s की, अगर मैं तुमको कहूँ कि उसका नट बोल्ट खोलना है, तो क्या इजीली खुल पाता है? वो नहीं खुल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल्ट और
नट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होना शुरू कर देते हैं. मूवमेंट तो है, बस ये है कि कम हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मूवमेंट होने में. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हो सकते हैं. एक मतलब बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने बुक में डिस्कस किया हुआ है, बट प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है. आप दो मेटल के ब्लॉक्स को रख के छोड़ दो काफ़ी सालों तक, आप बाद में आगे उसको जब लिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, दोनों आपस में इकट्ठे ही उठ जाएंगे. इनिशियली तुमने सिर्फ रखे थे, तुमने कुछ भी नहीं किया उनके साथ, बट वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आपस में मिक्स हो गए हैं और जुड़ गए हैं, एक ही ब्लॉक बन गए हैं. ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल शुरू करेंगे इसके आगे. लेक्चर 1 था आज का, थोड़ा लाइट रखते हैं इसको. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय. ओके सर, बाय सर.